ओके बच्चों, तो ये आपका मॉडल टेस्ट नंबर तीसरा है जो हम लोग नीट ट्रायल टेस्ट दे रहे हैं। और देखिए इस नीट ट्रायल टेस्ट के तीसरे पेपर के क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द बेसिडियोमाइसिटीज। तो पहला पॉइंट, बेसिडियोमाइसिटीज फंगस का एक क्लास है और इस फंगस के क्लास में तीसरा क्लास है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या बात लिखी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। ये बात सही है, याद रखना इसमें वेजिटेटिव सेल का फ्यूजन होता है, गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, गैमेटेंजिया का भी फ्यूजन नहीं होता, सोमैटिक सेल का फ्यूजन होता है। दूसरा, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम। नो, प्लाज्मोगैमी पहले हो जाती है, कैरियोगैमी और मियोसिस बेसिडियम में होती है जो कि फ्रूटिंग बॉडी का नाम है। प्लाज्मोगैमी के बाद डाइकैरियन बनता है और डाइकैरियन जो होता है उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनती है, उसके अंदर कैरियोगैमी मियोसिस होती है, तीनों एक साथ नहीं होती, डाइकैरियन स्टेज आती है। तीसरा, 4 हैप्लॉइड बेसिडियोफोर आर प्रेजेंट एंडोजीनियसली, एंडोजीनियसली नहीं, बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनस बनते हैं और अगर एक्सोजीनस बनते हैं तो ये तीसरा पॉइंट भी गलत है, दूसरा पॉइंट भी गलत है, तो चौथा अपने आप गलत हो गया। इस वजह से पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट सेल ऑफ स्टेट। ओके, अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द कॉमन इन ऑल थ्री, मार्केंसिया, सेलाजिनिला एंड साइकस। ये ब्रायोफाइटा का मेंबर है, याद रखना, ये टेरिडोफाइटा का मेंबर है और ये है जिम्नोस्पर्म का मेंबर। तो 3 ग्रुप है, तीनों के नाम आपको सुनो। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइटा में तो होता है, सेलाजिनेला में भी हो सकता है या फिर नहीं होता, साइकस में तो कभी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट मार्केंसिया में नहीं होता क्योंकि ब्रायोफाइटा है और ब्रायोफाइटा में बेटा स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। वेल डेवलप वस्कुलर टिश्यू हो ही नहीं सकता क्योंकि ब्रायोफाइटा में वस्कुलर टिश्यू नहीं होते। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया सही ऑप्शन है, हर जगह पर आर्किगोनिया है और आर्किगोनिया शुरू हुई है ब्रायोफाइटा में और उसके बाद जिम्नोस्पर्म तक चली है। अगला क्वेश्चन आया तीसरा, तीसरे क्वेश्चन में ध्यान दो, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर इसेंशियल, पॉइंट आउट द एक्सेप्शन। इनमें से बाकी सब चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, CO2 जरूरी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जरूरी है, वाटर जरूरी है, मिनरल जरूरी है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और सुक्रोज की जरूरत है नहीं। इसका मतलब ऑक्सीजन एंड सुक्रोज की जरूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस में। आपने देखी होगी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in presence of sunlight and chlorophyll C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन निकलती है। अब बोलोगे सर मिनरल की कहाँ जरूरी है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नाम का एक प्रोसेस है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और उस फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्लोरीन की जरूरत है और बेटा मैग्नीज की जरूरत है। तो आपको मालूम है क्लोरीन और मैग्नीज फोटोलिसिस ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ऑल ऑफ देम आर रिक्वायर्ड, नॉट ऑक्सीजन एंड सुक्रोज। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 104 आया, इसे देखिए भाई। ओके, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज अ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड इन सम ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बनता है वो C3 साइकिल में बनता है और ऑक्सैलोएस्टिक एसिड C4 साइकिल में बनता है। बाकी सब कुछ गलत है। ग्लिसरल्डिहाइड पहला प्रोडक्ट नहीं है, ग्लिसरिक एसिड इन ऑल प्लांट नहीं है क्योंकि C3 में अलग है, C4 में अलग है, इन सम प्लांट राइबोस फॉस्फेट, ये भी गलत है। तो आंसर विल बी द 4th। इसके बाद आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आया 105। आगे देखो, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइज, यानी ऑर्डर प्राइमेटा में क्या क्या पाए जाते हैं। प्राइमेटा वो होते हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल पाए जाने वाले लोग प्राइमेटा, इनमें मंकी है, गोरिल्ला है, मैन, ऑल ऑफ दीज। आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा, इसमें टाइम भी मत लगाइए। अगला क्वेश्चन आया 106, इसको ध्यान से देखेंगे सब लोग। ऑब्लिक प्लेस्ड ओवरी, यहीं से पता चल गया ऑब्लिक प्लेस्ड ओवरी। खैर, सोलन प्लेसेंटा दूसरा, यहां से क्लू मिल गया, सोलन प्लेसेंटा इट इज सोलेनेसी, सोलेनेसी। एपीपेटलस, पेटल के ऊपर बेटा एंड्रूसियम जुड़े होते हैं, इट इज नोन एज एपीपेटलस। स्टेमन इज आर प्रेजेंट इन द सोलेनेसी। ऑब्लिक ओवरी, सोलन प्लेसेंटा, एपीपेटलस, ये सोलेनेसी का है।
लिलियेसी का एपीफिलस होता है, ये पेरियंथ में जुड़ते हैं, फैबेसी में एपीपटलस होते नहीं, ब्रासिकेसी में एपीपटलस होते नहीं, इसलिए 106 का पहला क्वेश्चन सही है। 107 आया, निडल लाइक लीफ ऑफ कोनीफर्स, ये जो है ये किसके लिए होती है, निडल लाइक लीफ हो गई, एक लीफ ये रही बेटा चौड़ी लीफ, चौड़ी लीफ से वाटर लॉस होगा, ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगा, और अगर कोई पौधा अपनी पत्ती निडल जैसी कर दे, इसका मतलब उसने सरफेस एरिया घटा दिया, और सरफेस एरिया घटा दिया तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, और ट्रांसपिरेशन कम करने कहाँ की जरूरत है, जहां पर पानी कम है, और पानी जहां कम होता है उस एडेप्टेशन को हम लोग बोलते हैं ज़ेरोफिटिक अडाप्टेशन। तो निडल लाइक लीफ इट इज फॉर द ज़ेरोफिटिक अडाप्टेशन। 107 के बाद आया 108, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। लिए 8वें क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक हुई। बोला गया वेस्कुलर कैम्बियम इन स्टेम, स्टेम में क्या होंगे, वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होते हैं, और कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और जाइलम और फ्लोएम भी ओपन होते हैं, बीच में होती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, आप इसे फेसिकुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इसके अलावा इनके बीच में मेडुलरी रेज होती हैं। अब ये मेडुलरी रेज, दीज मेडुलरी रेज गेट कन्वर्टेड इनटू इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दीज आर नोन एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो अब आपसे पूछा जाए कि बेटा कुलर कैम्बियम की, अब आपसे पूछा जाए कि इस वेस्कुलर कैम्बियम रिंग को बनाने में कितना पार्ट है, तो इंट्रा और इंटर, इंट्रा और इंटर, और इंटर वाला बनता है मेडुलरी रेज से, तो आंसर वेस्कुलर कैम्बियम और मेडुलरी रेज ही ऑप्शन आएगा, बाकी और कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। 108 के बाद आया 109, जरा इस क्वेश्चन को देखिए, डाइनोफ्लैजलेट आर इमोटाइल, डाइनोफ्लैजलेट इनमें दो फ्लैजला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, डाइनोफ्लैजलेट इमोटाइल हो ही नहीं सकते। डायटम्स लैक वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल लैक हो ही नहीं सकती क्योंकि डायटम की सेल वॉल में सिलिका डिपॉजिट होती है और दो प्लेट होती है सेल वॉल में, तो ये भी गलत है। इसके बाद बोलते हैं स्पोरोजोन डू नॉट हैव द फ्लैजला, बिल्कुल सही है। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ के मेंबर हैं, और प्रोटोजोआ के वो मेंबर जो पैरासाइट होते हैं, और पैरासाइट होते हैं तो नॉन मोटाइल होते हैं, और नॉन मोटाइल होने का मतलब उनमें फ्लैजला नहीं होता है, सही है। और पेलिकल इज एब्सेंट इन यूग्लिना, तो आप अगर यूग्लिना देखोगे तो उसकी सेल वॉल में पेलिकल पाई जाती है, तो ये भी गलत है। तो इन्होंने सही पूछा, व्हाट इज करेक्ट, सो करेक्ट इज स्पोरोजोआ डू नॉट हैव द फ्लैजला, ये बात गलत है, सॉरी ये बात सही है, बाकी सारी गलत है। तो 109 का तीसरा आंसर सही है। आगे बढ़ जाइए, 109 के बाद आया आपके सामने 110, इस क्वेश्चन को देखिए, अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर्म इन व्हेन इलेक्ट्रॉन पास्ड फ्रॉम, इसको समझने के लिए आपको ईटीएस समझनी पड़ेगी। एनएडीएच और एफएडीएच से ईटीएस चालू होती है। एनएडीएच और एफएडीएच के इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनोन में पहुंचते हैं या फिर सीओक्यू में पहुंचते हैं। यूबीक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं साइटोक्रोम बी के बाद C1, C1 के बाद C के बाद A और A के बाद A3, ये साइटोक्रोम है। अब इन बेटा ईटीएस में NADH से लेकर के यूबीक्विनोन तक है कॉम्प्लेक्स 1, इट इज अ कॉम्प्लेक्स 1। FADH से लेकर यूबीक्विनोन तक है कॉम्प्लेक्स 2। इसके बाद साइटोक्रोम B से लेकर C1 के बीच में है कॉम्प्लेक्स 3, और A और A3 के बीच में है कॉम्प्लेक्स 4। इसमें तरीके से आपके पास 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, और हर कॉम्प्लेक्सेस में ATP नहीं है। जैसे NADH से यूबीक्विनोन के बीच में एक ATP है, BC1 के बीच में दूसरा ATP है, और A और A3 के बीच में तीसरा ATP है। इसका मतलब यहाँ पर कोई ATP नहीं है, बाकी सब जगह ATP है। अब बोले ATP कहाँ बन सकते हैं, A और A3 के बीच में बन सकता है, NADH यूबीक्विनोन के बीच में बन सकता है, साइटोक्रोम B से C1 के बीच में बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इसका मतलब है ये तीनों सही हैं, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा 110 का। 110 के बाद आएगा 11, और इस 11वें क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज मुश्किल में आएंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू गिव राइज टू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर एनी फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंटेशन का थोड़ा बहुत प्रभाव हाइड्रा और अमीबा में हो सकता है, लेकिन बेस्ट इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया रीजनरेशन टेक्निक को रखते हैं, द ट्रू रीजनरेशन इनमें पाया जाता है। वैसे कुछ लोग ऑल ऑफ दीज लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्लेनेरिया विल बी द बेटर आंसर, इसलिए प्लेनेरिया की तरफ जाइए। 112 आंसर आ गया, क्वेश्चन आया, इसको देखिए, मेन प्लांट बॉडी ऑफ फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट का मतलब है टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा जो होते हैं
दे आर स्पोरोफाइट, याद रखना स्पोरोफाइट, और ये डिफरेंशिएटेड होते हैं रूट में, स्टेम में, लीफ में, तो यानी इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है और स्पोर प्रोड्यूसिंग है। 112 के बाद आया 113, इनके बारे में बोलेंगे व्हाट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट, प्रोकैरियोट गलत है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट सही है, मल्टीसेलुलर होते नहीं है, यूकैरियोट तो होते हैं। ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटरोट्रॉपिक भी है, क्योंकि इनमें प्लांट जैसे कुछ लोग हैं, कुछ एनिमल जैसे लोग हैं और कुछ फंजाई जैसे लोग हैं। तो याद रखना प्रोटिस्टा कैन बी प्लांट, एनिमल और फंजाई। इसका मतलब आपके पास सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन सही है, तो सेकंड एंड फोर्थ वाला करेक्ट करो, आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। 113 के बाद आया 114, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। द प्रोसेस विच मेक मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4। याद रखना C3 में रुबिस्को रहता है, रहता तो C4 में भी है, लेकिन रुबिस्को की वजह से बेटा यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटो रेस्पायरेशन। तो C3 में फोटो रेस्पायरेशन होता है, C4 में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता। द प्रोसेस विच इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 इज अ फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन कहाँ पर होगा और कहाँ नहीं होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। C3 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन होगा, C4 में नहीं होगा। 114 के बाद आया 115 क्वेश्चन, प्रोटोजाइलम एंड प्रोटोफ्लोएम अब्सेंट इन। आपको याद रखना पड़ेगा सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। आपको मालूम है प्रोटोजाइलम एंड प्रोटोफ्लोएम ये बेटा प्राइमरी वस्कुलर बंडल के पार्ट है, प्राइमरी वस्कुलर बंडल। और प्राइमरी वस्कुलर बंडल का मतलब है जो लंबाई के समय वस्कुलर बंडल बने, और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान चौड़ाई बढ़ती है, और चौड़ाई बढ़ने पर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। तो याद रखना दे आर absent in सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम में होंगे, हर्बेसियस बॉडी में होंगे, ऑल काइंड ऑफ वस्कुलर टिश्यू में भी पाए जाएंगे, हर तरीके पाए जाएंगे, लेकिन सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में नहीं होंगे। इसलिए सेकंड ऑप्शन विल बी योर आंसर, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। 115 के बाद आएगा 116वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और बताएंगे इसमें सही क्या है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑक्सिन इज आइसोलेटेड बाय एफडब्ल्यूवेंट फ्रॉम द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, सही बात है। अवीना कर्वेचर टेस्ट, इसी कर्वेचर टेस्ट का नाम है, अवीना कर्वेचर टेस्ट, एकदम सही जवाब है। बकानी स्पुलिस सीडलिंग डिसीज जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम के पैथोजन की वजह से और जिब्रेलिन डिस्कवरी के लिए है, यस ये भी सही है। ई कुरुसोवा रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम ऑफ द डिसीज इन अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग व्हेन दे आर ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंगस। अनइन्फेक्टेड में अगर मैं फंगस को मिला दूं तो भैया पौधा लंबा होने लगता था, फुली सीडलिंग डिसीज हो जाती थी। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, नन ऑफ द अबव, इसमें कोई गलत नहीं। तो 116 का आंसर होगा चौथा। 117 ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज करेक्टर, सॉरी, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। क्वेश्चन नंबर 117, इट इज अ पॉपुलेशन के बारे में बोला गया है कि भैया आपको जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है, और किसका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है, एज स्ट्रक्चर का। इन्हें हम लोग बोलते हैं एज पिरामिड, और जो एज पिरामिड होते हैं इसमें और बेटा पॉपुलेशन को उनकी एज के हिसाब से रखते हैं। 3 प्रकार की एज हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, फिर है रिप्रोडक्टिव, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है, और इस तरीके से एज पिरामिड और एज स्ट्रक्चर बनते हैं। ये पॉपुलेशन के लिए बात सही है। 117 के बाद आया 118, जरा इसके बारे में ध्यान दें। 118 क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस assured seed set even in the absence of pollination. Why? What is क्लिस्टोगैमस फ्लावर? फ्लावर वो ऐसे फ्लावर जिनमें एंड्रोसियम और जिनका गाइनीसियम क्लोज्ड फ्लावर के अंडर में हो। तो क्लोज्ड फ्लावर होने की वजह से यहाँ से पॉलन ग्रेन बाहर जा नहीं पाएगा, बाहर से पॉलन ग्रेन कोई आ नहीं पाएगा। तो ये पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा को निषेचित करेगा, और हर हाल में 100% ऑटोगैमी होगी, और 100% ऑटोगैमी होगी तो किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, पॉलिनेशन अपने आप हो जाएगा। तो याद रखना 118 क्वेश्चन का आंसर है बिकॉज दे हैव फ्रेग्रेंस नहीं, बिकॉज दे रिमेन ओपन नहीं,
बिकॉज दे आर ऑटोगैमस, 100% ऑटोगैमी होने की जरूरत है, ऑटोगैमी ही होगी, इसलिए बेटा यही आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए, 118 के बाद 119 आएगा। मेरिस्टेम आर प्रेजेंट इन रूट अपेक्स एंड सूट अपेक्स, सही है। बेसिस ऑफ लीफ नहीं होगा, एक्सिलरी बड में तो होगा। बेसिस ऑफ लीफ, अच्छा सॉरी, बेसिस ऑफ लीफ का मतलब है लीफ जहां से निकलती है उसका नाम है नोड, और नोड में इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, बिल्कुल सही है। एक्सिलरी बड में भी बेटा एक मेरिस्टेम पाया जाएगा, रूट अपेक्स सूट अपेक्स में भी पाया जाएगा। तो 119 का आंसर हो जाएगा 4, ऑल ऑफ द अबव। ओके, 120 क्वेश्चन देखिए, मैनी फिश थ्राइव इन एंटार्क्टिक वाटर where the temperature is sometime below zero, अरे always below zero। याद रखना, अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन ऐसे हैं जहां पर हमेशा टेम्परेचर जीरो के नीचे ही है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दो पोल हैं। यहाँ के रीजन को हम लोग आर्कटिक रीजन बोलते हैं, यहाँ के रीजन को अंटार्कटिक रीजन बोलते हैं। और आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन में साल भर बर्फ जमा रहती है, और जब साल भर बर्फ जमा रहेगी तो ऐसी जगह पर टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे ही होगा हमेशा, ऑलवेज बिलो द जीरो। ये आंसर होगा 120 का। इसके बाद आया 121, जरा इसे देखिए, की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज अ पायरुविक एसिड। इसे कौन नहीं जानता, ग्लूकोज से 10 स्टेप में तुम पायरुविक एसिड बनवाते हो। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना ये ग्लाइकोलिसिस का फीचर है। तो पायरुविक एसिड इनका पहला और मोस्ट, अरे द की प्रोडक्ट इज 121 का आंसर होगा पायरुविक एसिड। आगे बढ़ जाइए, 122वां क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ यू फॉरगेट टू ऐड साइटोकिनिन टू द कल्चर मीडियम। याद रखना, टिश्यू कल्चर के दौरान, इधर आया टिश्यू कल्चर, ये टिश्यू कल्चर के दौरान अगर बेटा, ओके, कल्चर टिश्यू कल्चर के दौरान अगर आपने एक एक्सप्लांट लिया, ये लिया एक्सप्लांट, और इस एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला, तो न्यूट्रिएंट मीडियम में ये अनडिफरेंशिएटेड मास में डेवलप होगा। इस अनडिफरेंशिएटेड मास को बोलते हैं कैलस। अब इस कैलस से तुम्हें प्लांट बनाना है, और कैलस से प्लांट बनाने के लिए तुमको रूट और सूट बनानी पड़ेगी। रूट और सूट बनाने के लिए तुम्हें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों चाहिए। तो अगर तुमने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन या ऑक्सिन नहीं लिया तो बताइए क्या होगा, ऑक्सिन कैलस विल नॉट डेवलप इनटू सूट बड्स। याद रखना, क्योंकि ऑक्सिन सूट को बनाता है, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो सूट और रूट दोनों को बनाता है। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर होगा कैलस विल नॉट डेवलप इनटू सूट बड्स। ये क्वेश्चन कभी आया होगा, वहां से उठाया गया। आगे क्वेश्चन 123, इसे देखिए, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लीड टू रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक क्या होता है, जब फ्रूट राइपनिंग हो रही होती है, जब फल पक रहे होते हैं, तो बेटा रेस्पिरेटरी रेट, याद रखना, रेस्पिरेटरी रेट इट गेट इंक्रीज्ड, ये बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट। तो फ्रूट राइपनिंग करने वाला हार्मोन कौन सा है, इथाइलिन। तो 123 का क्वेश्चन का जवाब इथाइलिन हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। ओके, आगे जब बढ़ेंगे तो 124वां क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। 124वें क्वेश्चन में लिखा है, इन डाइकॉट स्टेम द सीक्वेंस ऑफ टिश्यू फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड। आउटसाइड से इनसाइड में क्या क्या होगा, साथ ध्यान से देखिए। सबसे बाहर होगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद होगा हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद होगी कॉर्टिकल लेयर, याद रखना कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टिकल लेयर के बाद होगी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद होगी पेरीसाइकल, दैट इज पेरीसाइकल, पेरीसाइकल के बाद होंगे वेस्कुलर बंडल और फिर होगी पित्त। अब आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से 124 क्वेश्चन के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि भाई क्या होगा। सबसे पहले एपिडर्मिस, ओके, हाइपोडर्मिस है नहीं कहीं पर, तो अब सीधे चले जाओ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए, 124 के बाद आएगा 125। इस क्वेश्चन को दिए, द टेक्निक एंड एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म यूज्ड बाय केल्विन फॉर द केल्विन साइकिल। याद रखना, केल्विन भाई साहब ने एक एल्गी लिया था, इस एल्गी का नाम था क्लोरेला, और इस क्लोरेला नाम के एल्गी में बेटा कार्बन खिलाई थी, यानी कार्बन डाली थी, और कार्बन 14 लिया था। इट इज अ रेडियो एक्टिव कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन करके इन्होंने रेडियो ट्रेसर टेक्निक ली थी, और रेडियो ट्रेसर टेक्निक लेकर के पता लगाया था कि कार्बन ग्लूकोज कैसे बनवाता है।
तो 125 क्वेश्चन का आंसर थर्ड होगा। रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक एंड क्लोरेला नाम का ऑर्गेनिज्म इन्होंने लिया था। 125 के बाद 126 आया, माइकोराइजा इज एसोसिएशन बिटवीन हाइयर प्लांट लाइक पाइनस, पाइनस एक हाइयर प्लांट है, ऐसे और भी प्लांट हो सकते हैं, और उनकी रूट में बेटा एक फंगस एसोसिएशन होता है, इसी का नाम है माइकोराइजा। कैसे याद रखोगे? माइको मतलब फंगस, माइको मतलब है फंगस, और राइजा का मतलब है रूट। तो रूट का फंगस के साथ एसोसिएशन, इट इज नोन एज ओके माइकोराइजा, फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। 126 क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाइए, 127 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट फिलीफॉर्म अपरेटस? याद है आपको, एक एग अपरेटस था, इसमें एक एग सेल थी, दो सिनर्जिट थी, और सिनर्जिट में फिलीफॉर्म अपरेटस हुआ करते थे, और बेटा ये प्रेजेंट था ओव्यूल में, और बेटा वो प्रेजेंट था आपकी स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी में। अब याद रखना यहाँ पॉलन ग्रेन आता था और पॉलन ट्यूब बनता था और फिलीफॉर्म अपरेटस की तरफ मूव करता था। तो बोलते हैं द सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड एज फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या ये बात सही है? क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉल्स? ना भैया ये तो सही है। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। क्या फिलीफॉर्म अपरेटस पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड की तरफ बुलाते हैं? ये भी सही है। पॉलन ट्यूब स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस? नहीं, पॉलन ट्यूब की वजह से फिलीफॉर्म अपरेटस नहीं बनते, बल्कि फिलीफॉर्म अपरेटस की वजह से पॉलन ट्यूब इनकी तरफ मूव करता है। तो ये पॉइंट गलत हो गया। तो क्या गलत हो गया? गलत हो गया बेटा आपका थर्ड ऑप्शन, बाकी सब सही है। तो 127 का थर्ड ऑप्शन लगाइए। आगे बढ़ जाइए, 128 आएगा। विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, व्हाट इज द एल्टीट्यूड? जब कभी आप पहाड़ों में चढ़े, मैदान से पहाड़ की तरफ चढ़े, तो ये बोलते हैं एल्टीट्यूड में जाना। और जब भी आप लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं, इट इज नोन एज लैटिट्यूड। तो फिलहाल हम लैटिट्यूड नहीं चढ़ रहा है, एल्टीट्यूड चल रहा है। तो बोलते हैं एल्टीट्यूड चढ़ने पर 128 में क्या होगा? एल्टीट्यूड में जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे एल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे पहाड़ों में, एयर थिन होती जाएगी, एयर बिकम थिन। एयर अगर थिन हो गई तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो वायु दाब कम होने लगेगा अगर पहाड़ों की तरफ जाओगे। तो जितना पहाड़ों की तरफ जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा। 128 के बाद आएगा 129। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। स्टैटिन इज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल ऑब्टेन फ्रॉम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताइए किस वाले ऑर्गेनिज्म से स्टैटिन प्रोड्यूस होते हैं? स्टैटिन इज प्रोड्यूस बाय द मोनेस्कस परप्यूरियस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान रहे, पेपर बहुत इजी आने वाला है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे। अगर कोई टफ क्वेश्चन आपको देखने हैं तो 10 का दम देखिए और वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 130 है। XC2 कंजर्वेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ऑल प्लांट और एलिमेंट और थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल। याद रखना, XC2 कंजर्वेशन का मतलब है तुमने जंगलों से, फॉरेस्ट से ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट और एनिमल को, प्लांट और एनिमल को उठाया और उन्हें स्पेशल जगह पर रखा, स्पेशल प्लेस पे रखा। क्यों स्पेशल प्लेस पे रखा? क्योंकि बेटा इन ऑर्गेनिज्म की काउंटिंग नंबर कम होता जा रहा, मतलब ये थ्रेटेंड स्पीसीज हैं और अगर इनका शिकार बढ़ता गया तो ये दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो क्यों ना इन ऑर्गेनिज्म को स्पेशल जगह पे रख करके इनकी और अच्छे तरीके से केयर की जाए। तो इनको वहां से हटा कर किसी स्पेशल जगह पे रखना, इट इज नोन एज XC2 कंजर्वेशन। जैसे हमारे चिड़ियाघर हैं, जैसे हमारे बोटेनिकल गार्डन हैं, इनमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को उनकी थ्रेटेंड प्लेस से उठा करके जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन में रखते हैं। दीज आर नोन एज थ्रेटेंड एनिमल और प्लांट को रखने के लिए जगह। 130 के बाद 131 आया। इस क्वेश्चन को देखिए। द ट्रू सेल वॉल कंटेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइम मोल्ड। याद रखना, अगर स्लाइम मोल्ड की बॉडी पूछोगे तो स्लाइम मोल्ड की बॉडी का नाम है प्लाज्मोडियम। बहुत ध्यान सुनना। और प्लाज्मोडियम में सेल वॉल रूडिमेंट्री होती है या फिर अब्सेंट होती है। अब इन्हीं प्लाज्मोडियम से बनते हैं स्पोर
और इन स्पोर में ट्रू सेल वॉल होती है, ये भी याद रखना। तो ट्रू सेल वॉल रखना इज द फीचर ऑफ स्पोर, नॉट द प्लाज्मोडियम, नॉट द फ्रूटिंग बॉडी, नॉट द वेजिटेटिव बॉडी। ये नहीं हो सकता। 131 के बाद आया 132वां क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेटरी मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ द फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। प्लीज इस पूरे पाथवे को देखना। एक होता है ग्लूकोज से पायरविक एसिड बनना, ये तो बेटा ग्लाइकोलिसिस की बात है। फिर पायरविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनना। ओके, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए तक फैट भी पहुंच सकते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम तक बेटा प्रोटीन भी पहुंच सकते हैं। तो बोलते हैं कि वो कौन सा कॉमन प्रोडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज अ कॉमन रेस्पिरेटरी मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जिसमें फैट भी टूट सकते हैं, प्रोटीन भी टूट सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी टूट सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 132 का आंसर होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो आप लोग 132 का आंसर एसिटाइल कोएंजाइम में लगा लेंगे। इसके बाद ये क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा और क्रेब्स साइकिल के बाद आप जो कुछ बचेगा वो ETS में जाएगा। तो इस हिसाब से एसिटाइल कोएंजाइम इज अ कॉमन प्रोडक्ट। 132 के बाद 133वां क्वेश्चन आया, इस पे ध्यान दो। Which of the following definition about viviparity, oviparity is false? What is oviparity? It is egg laying. जो लोग egg laying करते हैं वो oviparous कहलाते हैं। Only bird and reptile are oviparous. ऐसा नहीं है। The large amount of yolk provide the nutrient for their developing embryo. Yes, सही है। The cell protect the egg from dehydration. ये कौन सा क्वेश्चन है? डिहाइड्रेशन, डेसिकेशन, सब चीजों को रोकेगा। ये तो एकदम सही है, ये भी सही है। बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिफ्यूज थ्रू द शेल। यस, वो जो अंडा है उससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर आ जा सकती हैं, बिल्कुल आ जा सकती हैं, ये भी सही है। तो बोलते हैं ओनली बर्ड्स एंड रेप्टाइल आर ओविपेरस। नहीं, बर्ड्स एंड रेप्टाइल ओविपेरस थोड़ी ना, बहुत सारी फिशेस भी ओविपेरस हैं, एम्फीबिया भी ओविपेरस हैं। तो बहुत सारे लोग ओविपेरस हो सकते हैं। इवन मैमल भी ओविपेरस है, प्रोटोथीरियन। तो कुछ मैमल ओविपेरस हैं। तो भाई ये आंसर ऑप्शन पूरी तरीके से सही नहीं है और इनकरेक्ट ही पूछा गया है। व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ फॉल्स। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। आगे बढ़ जाइए। 133 के बाद आया 134। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। आइए करेक्ट मैच मिलाते हैं। लो, क्वेश्चन में करेक्ट मैच का ऑप्शन ही नहीं दिया, आधा क्वेश्चन दिया, आधा नहीं दिया। तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। A is for टैपिटम, पॉलन ग्रेन, मेगास्पोरेंजियम, पार्थीनियम। तो भाई पार्थीनियम से तो एलर्जी हो जाती है। करेक्ट मैच। ओके, आई एम सॉरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 134 मेरे पास अलग है और आपके पास अलग है। आई एम सॉरी, मैं देख लेता हूं 134 का क्या सही है। क्या टैपिटम का कोई एलर्जी से लेना देना है? नहीं। क्या पॉलन ग्रेन हेप्लॉइड होते हैं? यस सर। क्या मेगास्पोरेंजियम और एंथर एक ही बात है? नहीं, मेगास्पोरेंजियम का नाम होता है ओव्यूल। क्या पार्थीनियम कल्टीवेटेड प्लांट है? नहीं, ये तो बेटा हमारे यहाँ पर आया है एज अ कंटामिनेशन। हमने गेहूं मांगे थे और ये भेज दिया गया। तो केवल सेकंड ऑप्शन करेक्ट मैच है, बाकी कोई करेक्ट मैच नहीं है, बाकी सब गलत है। आगे बढ़ जाइए। 134 के बाद 135वां क्वेश्चन आया। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द पार्थीनियम। पार्थीनियम को हम लोग बोलते हैं कैरेट ग्रास, और पार्थीनियम कम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेटेड विद इंपोर्टेड व्हीट फ्रॉम अमेरिका। ये बात सही। हमने अमेरिका से गेहूं मांगा, उन्होंने हमें गेहूं के साथ ये कैरेट ग्रास भेज दी। इट हैज बिकम द यूबिक्विटस इन अकरेंस, और हमारी इंडिया में आकर के हर जगह ग्रो करने लगा। इट कॉज द पॉलन एलर्जी, बिल्कुल पॉलन एलर्जी करने लगा, लोगों को अस्थमा और ब्रोंकाइटिस होने लगी। इसीलिए गांव में ज्यादातर बूढ़े लोगों को खांसी बहुत आती है, क्योंकि वो खेती बाड़ी करते हैं और वहां पर गेहूं की फसल में ये पौधा बहुत ग्रो करता है। तो 135वें का ऑल ऑफ द अबव ये आंसर होगा। अब ध्यान सुनना, आपने बॉटनी पोर्शन का सेक्शन ए कर लिया है। ए का मतलब है जो 35 के 35 क्वेश्चन करने ही है, अगर नहीं किया तो नंबर नहीं मिलेगा। अब आएगा सेक्शन बी, और ये जो सेक्शन बी है इसमें से 15 में से कोई 10 क्वेश्चन करने। आप 15 में से 15 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये गलत है, इसलिए 15 में से कोई 10। करेक्ट मिसमैच ऑफ द फॉलोइंग। लाइपेजेस लॉन्ड्री में यूज होंगे, यस, डिटर्जेंट में यूज होते हैं। बॉटल जूस में बेटा ये भी यूज होते हैं, पेक्टिनेज।
स्ट्रेप्टोकाइनेज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग नहीं करता बल्कि क्लॉट बस्टर होता है, क्लॉट बस्टर, ये क्लॉट को तोड़ता है। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, ये भी सही है। तो कौन गलत है? करेक्ट द मिसमैच, मिसमैच पता लगाना है। इट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि क्लॉट को तोड़ता है, क्लॉट बस्टर होता है। तो 136वें का आंसर जो आया आपका बेटा वो आया स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड क्लॉट कोलेस्ट्रॉल, ये गलत है। 137वां आया मिथेनोजन प्रोड्यूस विच गैसेस अमंग द फॉलोइंग ऑफ द गैसेस। CH4 तो होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, CO2 होगा, H2O2 नहीं होगा, H2SO4 नहीं होगा, हाइड्रोजन में भी हो सकता है। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन ही होगा। ये रहा। ओ माय गुडनेस, हमें लग रहा है यहाँ H2SO4 दिया है और यहाँ H2S दे दिया है। तो 137 का क्वेश्चन आप देख लें, वैसे थर्ड ऑप्शन ही सही है, CH4, हाइड्रोजन और CO2। ओके, 137 के बाद आया 138। इस क्वेश्चन को ध्यान से दीजिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन साइटोक्रोम ऑफ ETS ऑफ रेस्पिरेशन इज, अरे अभी बताया था B, C1, C, A और A3, ये साइटोक्रोम की लिस्ट है। इसके पहले यूबिक्विनोन था। अब याद रखना आखिरी में कौन पड़ा? A3। तो सबसे अल्टीमेट इट इज नोन एज साइटोक्रोम A3, दैट इज 138। 138 का आंसर होगा 4। आगे बढ़ जाओ 139 रिजरपाइन, ध्यान सुनना, रिजरपाइन क्या है? रॉयल्फिया से निकालते हैं हम लोग। वो 139 का आंसर रूट ऑफ रॉयल्फिया, नॉट द स्टेम ऑफ रॉयल्फिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी का, इसे आगे देखते हैं। 139 के बाद आता है 140। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। हमें किस रीजन की वजह से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? कौन सा ऐसा है जिसकी वजह से हमें नहीं करना चाहिए? एस्थेटिक वैल्यू है इसलिए हमें करना चाहिए। बिकॉज ऑफ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होल कम्युनिटी कुड बी इंडेंजर्ड बाय द एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीसीज। एक स्पीसीज खत्म करोगे तो दूसरी स्पीसीज भी खत्म होने लगेगी, ये बात एकदम सही है। तो इसकी वजह से भी करनी चाहिए, इसकी वजह से भी करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट मेडिसिनल कंपाउंड कैन बी फाउंड ओनली इन सर्टेन स्पीसीज, ये भी सही है। तो इसमें कोई गलत ही नहीं है। तो नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर, क्योंकि इन्होंने गलत बात पूछी है, तो इनमें कोई भी गलत नहीं है। सो नन ऑफ द अबव इज रॉन्ग। 140 के बाद 141 मैच द फॉलोइंग कॉलम। आइए कॉलम को मैच कराते हैं। माइकोराइजा इट इज फॉर फास्फोरस न्यूट्रिशन, बैसिलस थोरिंजेनेसिस इज फॉर बीटी कॉटन, रूट नोड्यूल में राइजोबियम पाया जाएगा, और बैकुलो वायरस इज अ न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। इट इज A is 4, B is 3, C is 2, D is 1 is the first ऑप्शन। 141 का आपका पहला ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ जाइए 142 आया आपके सामने। इन्नेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। इट कंसिस्ट ऑफ स्किन, म्यूकस, एपिथेलियम। ये है न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल्स में भी हो सकता है। इंटरफेरेंस, साइटोकाइनिन, ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव कैन बी इन्नेट इम्यूनिटी, क्योंकि ये फिजिकल बैरियर है, ये सेलुलर बैरियर है और ये साइटोकाइनिन है। तो साइटोकाइन, सेलुलर और बेटा फिजिकल, तीनों तरीके के बैरियर होते हैं जो इन्नेट इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। 142 के बाद आया 143। उस क्वेश्चन को देखिए। ईच मोनोमर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, मोनोमर की जगह मॉलिक्यूल ऑफ लिखिए आप लोग, मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनोग्लोबिन दैट इज IG मतलब एंटीबॉडी। इन एंटीबॉडीज में क्या होता है स्ट्रक्चर? 2 लार्ज चेन होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं, आई थिंक 2 हैवी चेन होती हैं और 2 स्मॉल चेन होती हैं। सो दीज आर हैवी, दीज आर हैवी, दीज आर स्मॉल, दीज आर स्मॉल। और इनमें बेटा सल्फाइड लिंकेज होते हैं, आपको मालूम है डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं। तो 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। 143 का तीसरा ऑप्शन सही हो गया। आइए 144 करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 144 के बाद आया इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज लीड टू वाटर लॉगिंग हो जाएगी। अगर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दी और पानी भर गया, तो पानी अगर भर गया तो बताइए अगर ड्रेनेज नहीं हुआ तो वाटर लॉगिंग होने लगेगी। तो 144 का क्वेश्चन है, वाटर लॉगिंग इज द आंसर। आगे बढ़ जाइए। ओके 145वां क्वेश्चन आया, इसे सही करिए और आगे बढ़िए। 145
more than 25% of human population is suffering from hunger and malnutrition, सही है. It has been calculated that 250 kilogram of cow produce can 200 gram of protein per day. ये कहाँ से आया है? ये आपके सामने सिंगल सेल SCP सिंगल सेल प्रोटीन वाले टॉपिक से है. Capacity to generate a whole plant from any cell explant is called as pluripotency. Pluripotency नहीं होती, that is known as totipotency. तो एक तो ये बात गलत हो सकती है. प्लांट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस, द मेरिस्टेम इज फ्री ऑफ वायरस, ये भी सही है. पूरा वराई प्लांट इन्फेक्टेड होगा लेकिन कभी मेरिस्टेम इन्फेक्टेड नहीं होंगे. तो पहला सही, दूसरा सही, चौथा सही, तीसरा गलत है. तो इनकरेक्ट वाला ही ऑप्शन पूछा गया है. तो थर्ड विल बी द आंसर. 145 के बाद 146 क्वेश्चन आया, इस पे ध्यान दीजिए. हाईली रिड्यूस गैमेटोफाइट फाउंड इन, ध्यान सुनना, जैसे एल्गी से एंजियोस्पर्म तक पहुंचोगे, याद रखना एंजियोस्पर्म में हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होगा. याद रखना, ये रूल बना लीजिए कि जैसे जैसे एंजियोस्पर्म की तरफ जाओगे गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जाएगा. तो अब आपको इसमें एंजियोस्पर्म आंसर लगाना पड़ेगा. सबसे बढ़िया गैमेटोफाइट एल्गी का, उससे खराब ब्रायो का, उससे खराब टेरिडो का, उससे खराब जिम्नो का, सबसे खराब एंजियोस्पर्म का, सबसे रिड्यूस गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म. उल्टा भी ट्रू है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे स्पोरोफाइट एडवांस होता जाएगा. स्पोरोफाइट बहुत एडवांस होगा. एल्गी में स्पोरोफाइट है नहीं, ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड, टेरिडोफाइटा में दोनों इंडिपेंडेंट, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी हो जाएगी, गैमेटोफाइट रिड्यूस हो जाएगा. तो याद रखना, ये बात क्वेश्चन के हिसाब से आई है. 146 के बाद 147 आया. इस क्वेश्चन को देखो. यस, फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सक्सेशन. सक्सेशन का मतलब प्राइमरी सक्सेशन, और प्राइमरी सक्सेशन में सबसे पहले चट्टानों में लाइकेन आते हैं, लाइकेन के बाद मॉस, मॉस के बाद एनुअल हर्ब, इसके बाद पेरिनियल हर्ब, फिर स्क्रब फॉरेस्ट, इस तरीके से आते हैं. तो पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है. सबसे पहली पायनियर बेटा पॉपुलेशन जो होती है वो लाइकेन की ही हमेशा होती है. तो 147 का पहला आंसर सही है. 147 के बाद आपके सामने 148 आया. इन सम प्लांट द लीव ऑफ जुवेनाइल प्लांट आर differ in the shape in those of mature plant. This heteroploidy is due to phase of life seen in. बोलते हैं कि जब बेटा जुवेनाइल बच्चा पौधा होगा तो पत्तियां चौड़ी होंगी, और जब यही पौधा रिप्रोडक्टिव स्टेज में हो जाएगा तो ये पत्तियां बेटा हेयर लाइक हो जाएंगी. कभी धनिया देखिए आपने, कोरिएंडर, कभी कॉटन देखिए आपने. कोरिएंडर और कॉटन में जो बेटा हेट्रोफिली होती है उसमें जुवेनाइल फेज की पत्तियां अलग और रिप्रोडक्टिव फेज की पत्तियां अलग. तो कॉटन, कोरिएंडर एंड लाक्स पर ये आंसर होगा आपका. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. 148. आगे बढ़ जाइए. 149. पिक द एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट फ्रॉम द फॉलोइंग. ग्रास में हैव द एडवेंटिशियस रूट. ओके, क्वेश्चन नंबर 149. 149. ओके, ग्रास में है एडवेंटिशियस रूट, बाकी देखेंगे. मॉन्स्टेरा में है, बेनियन में भी एडवेंटिशियस रूट हो सकती हैं जो कि बेटा पिलर रूट हैं. शुगर केन में भी हो सकती हैं, मेज में भी हो सकती हैं, राइजोफेरा में तो मेन रेस्पिरेटरी रूट होती हैं. तो 1 2 3 4 5. स्वीट पोटैटो में भी बेटा हो सकती हैं. बाकी टर्निप में नहीं है, कैरेट में नहीं है, मस्टर्ड में नहीं है, राइजोफोरा में नहीं है. सो देयर इज अ ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन में प्रॉप रूट, शुगर केन की स्टिल्ट रूट, मेज की स्टिल्ट रूट, स्वीट पोटैटो की बेटा एडवेंटिशियस रूट फॉर द स्टोरेज. तो आंसर हो गए 6 ऐसे आंसर हो सकते हैं. 1 2 3 4 5 6. आगे बढ़ जाइए. 150वां क्वेश्चन आया, इसे देखिए. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द इनकरेक्ट. Imbibition is a special type of diffusion when water is absorbed by solid colloid causing the enormously increase in volume. सही है. कोलाइडल सरफेस जब पानी को एब्जॉर्ब करने लगे, जैसे कि लकड़ी के दरवाजे, ये कोलाइडल सरफेस है, तो हम बोलते हैं इम्बिबिशन है. C3 प्लांट आर ट्वाइस एज एफिशिएंट एज C4 प्लांट. टर्म ऑफ फिक्सिंग नहीं, C4 बेटर होते हैं, C3 बेटर नहीं होते. द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड एंड ड्राई वुड. ओके, तो ये भी सही है. इम्बिबिशन इनमें भी सही है. तो पहला सही है, तीसरा सही है. गलत पूछा गया है तो दूसरा गलत होगा. आंसर वही होगा जो गलत है. सो हमसे पूछा गया गलत कौन सा है,
तो सेकेंड इज अ रॉन्ग। तो 150 का दूसरा ऑप्शन हो गया। इस तरीके से हमने बॉटनी सेक्शन खत्म कर लिया। अब जूलॉजी आया। जूलॉजी फिर से ए और बी सेक्शन में होगा। पहले आएंगे 35 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन के बाद आएंगे 15 क्वेश्चन। आइए पहले 35 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 151 इसे देखिए। Which of the following group of animal is correctly matched with its characteristic feature without any exception? हमें ऐसा देखना है जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। रेप्टीलिया possess 3 chambered heart with the incompletely divided, पर कुछ रेप्टाइल होते हैं जिनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है जैसे कि क्रोकोडाइल। तो ये तो इसमें तो एक्सेप्शन है, ये तो गलत हो गया। कॉर्डेटा प्रोजेस माउथ विद अपर एंड लोअर जा, नहीं ये भी गलत हो गया क्योंकि एक नैथा नाम के कॉर्डेटा ऐसे होते हैं जिनमें जॉ ही नहीं होता। कॉन्डेक्टिस प्रोजेस कार्टिलेजस एक्डोस्केलेटन, ये देखते हैं, ये तो सही लग रहा। मेमेलिया गिव बर्थ टू यंग वंस, नहीं ये भी गलत होता है क्योंकि प्रोटोथीरिया नाम के जो मैमल होते हैं ये अंडे भी देते हैं, एग लेइंग होते हैं। तो एक ऐसा लाइन जो सब में सही है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो है इन मछलियों के लिए कॉन्ट्रेक्टिस जो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन ही रखती हैं। तो 151 का तीसरा ऑप्शन। 151 के बाद आया 152, इसे देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 152 क्वेश्चन में इनकरेक्ट देखना है। हेट्रोपॉलीमर आर प्रोटीन कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड, सही है। अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच में एक पॉलीमर बन रहा, पर चूंकि अमीनो एसिड 20 प्रकार की हैं तो हर अमीनो एसिड अलग अलग है, अलग अलग इस हेट्रोपॉलीमर, सही है। न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। न्यूक्लिक एसिड में एक स्ट्रक्चर होता है, इट इज नोन एज डबल हेलिकल मॉडल। इनके कई तरीके होते हैं, बी फॉर्म, ए फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म, 12 13 तरीके के होते हैं। तो याद रखना ये भी सही है। लो टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइम इन अ परमानेंट इनएक्टिव स्टेज, नहीं, लो टेम्परेचर एंजाइम को प्रिजर्व कर देता है। प्रिजर्व करने का मतलब है काम तो करना कम कर देता है एंजाइम, लेकिन जब वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो काम करना चालू कर देगा। तो डिस्ट्रॉय नहीं होता है एंजाइम, तो ये बात गलत है। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट, दैट इज थर्ड इज इनकरेक्ट, वो सही नहीं है। आगे बढ़ जाइए। 153वां क्वेश्चन आया 153, और बेटा इसमें आंसर लगाना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन पेयरिंग द प्रिंसिपल सेल विद द टिश्यू। मास सेल एडिपोज टिश्यू में नहीं होती, एडिपोज टिश्यू में एडिपोसाइट नाम की प्रिंसिपल सेल्स हैं, याद रखना। फाइब्रोब्लास्ट एरियोलर में हो सकते हैं, एरियोलर में फाइब्रोब्लास्ट भी होती है, मास सेल भी होती है। मैक्रोफेजस टेंडेंस नहीं है बेटा, ये तो बेटा रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है डेंस में। और कॉन्ड्रोक्लास्ट बोन में नहीं होंगी, ये पाई जाती है बेटा आपकी कार्टिलेज में, और या फिर कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं उन्हें। तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया बेटा। सेकंड सही है, फाइब्रोब्लास्ट इन एरियोलर टिश्यू। 153 के बाद 154 आया। सॉल्युबिलिटी इज अ CO2 इज कितना गुना हाइयर है O2 से? लगभग बेटा 20 से 25 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल है देन ऑक्सीजन, ये याद रखना। इसीलिए ये सॉल्युबल फॉर्म में ऑक्सीजन से ज्यादा ट्रेवल कर सकती है CO2। ओके, आगे बढ़ जाइए। 155 क्वेश्चन आया, इसमें देखिए। अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमिनेट ऑर्गेनिज्म विद सिंगल ओपनिंग फॉर इनलेट एंड आउटलेट फॉर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां पर तो पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक शब्द याद रख लो। हाइड्रा इज डिप्लोब्लास्टिक, पोरीफेरा इज डिप्लोब्लास्टिक। तो हमें एक ट्रिप्लोब्लास्टिक बंदा लेना है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट हो, तो केवल आंसर प्लेटीहेल्मिन्थेस होगा, 2 ऑफ द अबव नहीं होगा। तो 155 का जो आंसर होगा ये होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। और एक ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोगों ने 10 कदम में किया था, आपको याद होगा। 155 के बाद आया 156। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए क्या सही है और क्या गलत है। ओके, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओके ओके, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म प्ले नोन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजी, ये सही है। माइक्रोमोलिक्यूल हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 हैव, ओके सही है, ये भी सही है। माइक्रोमोलिक्यूल दे आर बायोमोलिक्यूल जिनका 1000 डाल्टन से मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। एंड पिच ऑफ DNA हैव
वुड हैव 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर, ये भी सही है। इसलिए ए बी सी तीनों सही हैं, तो 156 का मेरे हिसाब से आंसर 4 होना चाहिए, बिल्कुल सही। 156 के बाद आया 157, इसे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन सेल। सेल में पाया जाने वाला साइटोस्केलेटन क्या नहीं करता है, बताइए। क्या ये सेल मोटिलिटी करता है? करता है। क्या ये मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप करता है? करता है। क्या सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनल करता है? यस, ये सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनल करता है। इनमें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट नाम के बेटा सेल स्केलेटन पाए जाते हैं। ये स्केलेटन बेटा फिलामेंट लाइक होते हैं, तो ये सपोर्ट भी करते हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं, मोटिलिटी भी करते हैं। तो क्या नहीं करते? इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट नहीं करते। और हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन, यही फंक्शन नहीं है, तो यही आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ जाइए। 158, इस 158 क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन लेप्टोटीन स्टेज, याद रखना, इन लेप्टोटीन स्टेज क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लेप्टोटीन का मतलब होता है लेप्टस लाइक, लेप्टस का मतलब होता है थ्रेड, तो क्रोमोसोम पहली बार थ्रेड की तरह अपीयर होने लगते हैं, ये होते हैं लेप्टोटीन में। ड्यूरिंग जाइगोट इन हेट्रोलॉगस, हेट्रोलॉगस नहीं होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं जो पेयरिंग करते हैं। क्याज्मा इज जे शेप, जे शेप नहीं होता, ये एक्स शेप होता है। पैकेटिन इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्याज्मा, नो इट इज नॉट। पैकेटिन क्याज्मा बनाने में बेटा डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस डिप्लोटीन में दिखाई पड़ने लगता है, बनता पैकेटिन में होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से बेटा सही नहीं है। तो आपको 158 का पहला ही ऑप्शन लगाना पड़ेगा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। 158 के बाद 159 आएगा, इसे देखिएगा। इन मोलस्का फीदर लाइक गिल कॉल्ड टीनिडियम हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, दे आर प्रेजेंट इन, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? इन द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। आपको याद होगा मैंने एक प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर बनाया था, मेंटल बनाया था, माउथ बनाया था, फुट बनाया था, और फुट बनाने के बाद एक मेंटल कैविटी बनाई थी, और आपको बुलाया था यहाँ पर एक शेल होती है, तो मोलस्का में सेल होती है, और यहाँ पर एक मेंटल कैविटी होती है जिसमें फीदर लाइक गिल्स होते हैं। तो गिल्स क्या काम करते हैं? दो काम करते हैं, एक तो बेटा ये काम करते हैं रेस्पिरेशन का, दूसरा एक्सक्रीशन का। सो ये याद रहना पड़ेगा, इट इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन हम्प मेंटल एंड कॉल्ड मेंटल कैविटी। 159 के बाद आया 160, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जवाब देने की कोशिश करिए। ओके, माइक्रो बॉडीज, यस, फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन 3 जगह पर होता है, एक तो क्लोरोप्लास्ट सीपीएमटी, एक परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम, एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम में चूंकि बेटा फोटो रेस्पायरेशन हो जाता है, और परऑक्सीसोम एक माइक्रो बॉडी है, इसलिए सही है। दूसरा बी इज फॉर क्रोमोसोम में काइनेटोकोर पाई जाती हैं, क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर में प्रोटीन कवरिंग है जिन्हें काइनेटोकोर बोलते हैं। ओके, पॉलीसोम, ये पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, क्योंकि टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है और वैक्यूल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो 160 का पहला ऑप्शन सही, A3B4 C1 D2। तो 160 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बाकी गलत है। आगे बढ़ जाइए। 161 आया, इसे ध्यान से देखिए। ए सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच, इट इज नोन एज कीमो सेंसिटिव एरिया। 161 में आप लोग याद रखना, एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, जो रिदम सेंटर के पास सिचुएटेड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच को, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को बेटा देखता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को सेंस करता है। तो 161 का मेरे हिसाब से आंसर होगा 4। It is known as chemosensitive area which is sensitive for the carbon dioxide and hydrogen. Hydrogen ion सही शब्द है, that is H+ ion. Very good, तो 4th ऑप्शन। 161 के बाद आया 162, इस क्वेश्चन को देखिए। A coenzyme is, पहले तो याद रखना there is one enzyme known as holoenzyme. होलो एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम का नाम है। इस कॉम्प्लेक्स एंजाइम में 2 पार्ट होते हैं,
एक होता है एपो एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट होता है, याद रखना। दूसरा होता है कोफैक्टर। अब जो ये कोफैक्टर होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ओके। दूसरा होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज नोन एज को एंजाइम, और एक होता है मेटल कोफैक्टर। तो एपो एंजाइम इज ऑलवेज प्रोटीन और कोफैक्टर में प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंट अटैच होता है, परमानेंट, और को एंजाइम टेम्परेरी अटैच होता है या ट्रांजिएंट अटैचमेंट होता है, और मेटल तो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ रहता ही है। तो इन्होंने को एंजाइम बोला है, को एंजाइम पूछा है कि को एंजाइम क्या होता है सर बताइए। तो को एंजाइम इज ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन इन नेचर एंड हेल्प इन एक्टिवेट मेटाबॉलिक एंजाइम। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नॉन प्रोटीन नेचर का है, इतना याद रखना है। ये 4th ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाइए, 162 के बाद 163 आया। एल्गा हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, एल्गा की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, ये डायरेक्ट लर्न करने वाला है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मेनेंस। तो सेलुलोज, गैलेक्टिन एंड मेनेंस ये एल्गा की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। तो 2nd ऑप्शन कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। 163 के बाद आया 164। इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 164 में कौन सा बेटा इनकरेक्ट है। प्रोफेज सेकंड इज सिंपलर देन प्रोफेज 1, ये तो सही है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोफेज 1 है क्योंकि इसमें 5 फेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स फेज है। प्रोफेज फर्स्ट इज लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ये भी सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर इन टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये भी सही है। एनाफेज सेकंड इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय नो, एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड, एनाफेज सेकंड इज जस्ट लाइक माइटोसिस, और माइटोसिस में सेंट्रोमियर स्प्लिट करते हैं। इसका मतलब नॉट कैरेक्टराइज में नॉट हटा देते तो सही होता, और इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट विल बी द 4th ऑप्शन, 4th ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। आगे बढ़ जाइए, 164 के बाद आपके सामने 165वां क्वेश्चन आया है, इसे देखिए। आप याद रखेंगे 165 को कैसे भी देखेंगे। A is 2 बेसोफिल इन्फ्लेमेशन के लिए है, B is 1 न्यूट्रोफिल फाइगोसाइटोसिस के लिए है, ओके। C is 4 प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है, थ्रोम्बोसाइट ब्लड क्लॉटिंग के लिए। A is 2, B is 1, C is 4, D is 3 इज द फर्स्ट ऑप्शन। 165 का पहला ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ जाइए, 166 क्वेश्चन आया, इसे देखिए। इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट इज, 166 ब्लास्टोसिस्ट गेट इम्प्लांटेड इन इंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल। आपको मालूम है यूट्रस होता है, और यूट्रस के बाद ये फेलोपियन ट्यूब होते हैं, और इसमें यूट्रस की इंडोमेट्रियम में आपकी ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होती है, इसे नो बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो 166 का चौथा ऑप्शन करेक्ट है, बाकी गलत है। आगे बढ़ जाओ, 167, ये बेटा पिल्स हैं जो बेटा बच्चों में अंतर रखने के लिए खाई जाती हैं, लेडीज खाती हैं, इन्हें बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो बोलते हैं पिल्स क्या क्या करती हैं, इन बिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, क्या ये काम करती हैं, सही है, ये तो करती हैं। ये ओव्यूलेशन को कम करती हैं, इम्प्लांटेशन भी नहीं करने देती। अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, ये भी करती हैं। ये आपकी यूट्रस के म्यूकस को बदल देती हैं ताकि बेटा एंट्री होना बंद हो जाए स्पर्म की। प्रिवेंट द इजैकुलेटेड सीमेन फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल वेजाइना, ऐसा ये कर नहीं सकती। इनबिट स्पर्मेटोजेनेसिस कर नहीं सकती क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस तो मेल में हो रहा है। तो बताओ पिल्स कौन लेता है, फीमेल। तो फीमेल के ये दोनों काम है। तो पिल्स दे विल हैव द फंक्शन ऑफ 1 and 2, तो 3rd ऑप्शन में 1 and 2 है। तो आगे बढ़ जाओ ये करके। 167 के बाद आपके सामने 168वां क्वेश्चन आता है, इसे देखो। कलेक्टिंग डक्ट्स प्ले रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द पीएच, आयनिक बैलेंस एंड ब्लड बाय द, याद रखो, ध्यान सुनो। ये रहा बाउमेन कैप्सूल, ये रहा पीसीटी, ये रहा लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद ये रहा डीसीटी, और डीसीटी के बाद आपके सामने कलेक्टिंग डक्ट। अब वो कलेक्टिंग डक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट का रोल क्या है। कलेक्टिंग डक्ट का रोल बेटा क्या है, ये
पीएच को कैसे बैलेंस करता होगा। पीएच बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन का सिक्रीशन होता है। यहाँ H प्लस आयन, पोटेशियम आयन, इन सब का सिक्रीशन की वजह से ये H प्लस आयन को मेंटेन करती हैं। तो सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ द H प्लस आयन एंड पोटेशियम आयन। तो याद रखना, रीअब्जॉर्प्शन H प्लस और पोटेशियम के साथ नहीं आता, सिक्रीशन आता है। ओके, सिक्रीशन में सोडियम सिक्रीट नहीं होते, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन होते हैं। दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन विल द करेक्ट ऑप्शन। 168 का पहला ऑप्शन इज द करेक्ट। आगे बढ़ जाओ, 169 आ गया, इसे देखो। मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी अकर फॉर रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट इन। तो बोलते हैं सबसे कम लॉस ऑफ एनर्जी किन में होगा। याद रखना, जो लोग बेटा अमोनोटेलिक होंगे, अमोनोटेलिक, उनको अमोनिया से यूरिया बनाने की जरूरत नहीं है और एनर्जी लॉस नहीं है। तो अमोनोटेलिक वो होंगे जो पानी में रहेंगे, और इसका आंसर अमीबा, बोनीफिसेस और स्पंजेस हैं। ये आंसर बेस्ट ऑप्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी लोग यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक हो सकते हैं, और यूरिया और यूरिक एसिड बनाने के लिए लीवर में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए, 169 के बाद आता है 170। इस क्वेश्चन को देखिए और इसको भी समझने की कोशिश करिए। ए इज फॉर हाइपोथैलेमस का 4 GnRH निकालता है, बिल्कुल सही है। ए इज 4 GnRH निकलेगा, जो बेटा गोनेडोट्रोपिन को निकालेगा, और गोनेडोट्रोपिन जा करके बेटा FSH और LH निकालेंगे पिट्यूटरी से। तो GnRH हाइपोथैलेमस से निकलता है और पिट्यूटरी पे काम करता है, और पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, FSH एंड LH। ओके, इसके बाद बोलते हैं एक्रोसोम। बी स्पर्मोलिसिस। स्पर्म का हेड जब कभी भी रप्चर होगा तो बेटा इस एक्रोसोम की वजह, एक्रोसोम वहां से कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन करेंगे। ओके, सो बी इज 1 हो गया। सी इज 2, ग्राफियन फॉलिकल ईस्ट्रोजन बनाते हैं, एकदम सही है। और डी इज 5, लेडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। और पार्चुरेशन, ई इज 3, पार्चुरेशन के लिए रिलैक्सिन की जरूरत है। याद रखना, इसका आंसर 4th होगा, ये पहले से ही आपको समझ लेना चाहिए था। सो 170 का चौथा ऑप्शन हो गया। 170 के बाद आया 171। इसे देखिए, डॉर्फिज्म अकर व्हेन। डॉर्फ का मतलब होता है बौना हो जाना, और बौना 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो ग्रोथ हार्मोन कम निकले तब भी आप बौने हो सकते हैं, या तो थायरॉक्सिन भी कम निकले तब भी आप बौने हो सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन के बौनों में मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता, और थायरॉक्सिन के बौनों में मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, वो पागल भी होते हैं। तो आप बोलते हैं कि डॉर्फिज्म कब होगी? ओवर सिक्रीशन तो कभी नहीं, अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ओके, बाकी और क्या है? 171 का बेटा आंसर जो होगा वो सेकेंड, यानी अंडर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और इसके अलावा ओवर सिक्रीशन ऑफ सोमैटोस्टैटिन। व्हाई सोमैटोस्टैटिन? सोमैटोस्टैटिन इज अगेंस्ट टू द ग्रोथ हार्मोन। तो जितना ज्यादा सोमैटोस्टैटिन निकलेगा, ग्रोथ हार्मोन उतना कम निकलेगा। तो ओवर सिक्रीशन ऑफ सोमैटोस्टैटिन भी काम कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 171 का। फिर से समझ लो, ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा तो डॉर्फ हो गए, और ग्रोथ हार्मोन को कम निकालने के लिए सोमैटोस्टैटिन चाहिए, और सोमैटोस्टैटिन ज्यादा निकलेगा तो ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा। इस वजह से दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाओ, 171 आया, इसे समझने की कोशिश करो। द PNS कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन, फंक्शनली इट इज डिवाइडेड। व्हाट इज PNS? इट इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये क्या होता है? होता यह कि हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये रहा ब्रेन और ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ऑर्गन के साथ लेना देना है। तो कुछ नर्व ऐसी आती है जो सेंसरी होती हैं, सेंसरी होती हैं। इन सेंसरी को हम लोग अफरेंट बोलते हैं, अफरेंट। और कुछ यहां से मैसेज लेके जाती है, दैट इज नोन एज इफरेंट, और इफरेंट को हम लोग मोटर बोलते हैं। तो बोलते हैं कि PNS इज कंसिस्ट ऑफ सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। 172 का आंसर लिख लीजिए, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी हो सकता है, और ये ANS में भी होता है। सो ANS इज द पार्ट ऑफ PNS।
तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में एफरेंट और इफरेंट फाइबर हो सकते हैं, और एफरेंट और इफरेंट फाइबर जहां होंगे दैट इज नोन एज पीएनएस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कभी पीएनएस का पार्ट नहीं हो सकता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नॉट द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इज द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इससे सोमैटिक छूट जाएगा, तो बेस्ट ऑप्शन इज सोमैटिक एज वेल एज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ओके, 172 के बाद 173 आया, इसे देखिए। 173 में एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो और लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम, जैसे एवी वॉल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर। देखो ये रहा हार्ट, ओके, ये एट्रियम ये वेंट्रिकुलर, ये एट्रियम ये वेंट्रिकुलर, ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट। अब यहां पर जो कस्पिड वॉल्व है, बाई कस्पिड और ट्राई कस्पिड वॉल्व, ये क्या करेंगे, ब्लड को वेंट्रिकल की तरफ तो भेजेंगे लेकिन प्रिवेंट करेंगे कि वो वेंट्रिकल से कहां है, एट्रियम में। तो कहां से कहां, सी। तो 173 का आंसर क्या था, राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम। क्या राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड जाने को ये वॉल्व रोकेंगे? यस, बिल्कुल रोकेंगे। तो याद रखना, ये ऑल्सो रोकेंगे लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका मतलब है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम होता तो सही हो जाता है, गलत है। एओर्टा का कोई लेना देना नहीं, पल्मोनरी का कोई लेना देना नहीं, इसलिए वेंट्रिकल से एट्रियम ऐसा केवल एक ही जगह ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट। तो 173 का पहला आंसर है। 174 आया, इसे देखिए। Which of the following is correct? Oxytocin act as a smooth muscle on the smooth मतलब our body, सही है। Oxytocin synthesize in hypothalamus, yes, hypothalamus में secrete होता है लेकिन hypothalamus में बनता है लेकिन posterior pituitary में secrete होता है, ये भी सही है। GH result in stunted growth result in cretin dwarfism, ये गलत है। क्रिटिन नाम के डॉर्फिज्म जो पैदा होते हैं वो थायराइड और थायरॉक्सिन की कमी की वजह से होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो ए एंड बी इज करेक्ट। 174 का आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, तीसरा गलत होगा। ओके, 174 के बाद 175 आया। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, विच वन? कॉन्डोम कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड है, ठीक है। पिल्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन थोड़ी ना होती है, वो पिल्स जो हम लोग खाते हैं उसमें ईस्ट्रोजन होते हैं और साथ में प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की पिल अगर आप खा रहे हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन है, ऑक्सीटोसिन का कॉन्ट्रासेप्शन नहीं। लिपीज लूप होता है, टिबिक्टोमी होती है। तो पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड, तो कौन मेथड नहीं है? पिल, और वो भी ऑक्सीटोसिन की पिल खाना, इट इज नॉट अ मेथड। 175 के बाद आया 176। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए, टेट्राड इज मेड ऑफ, ओके। 176 में व्हाट इज टेट्राड? टेट्राड क्या होता है? जब दो क्रोमोसोम जाइगोटीन के दौरान आपस में पेयर करते हैं, तो जो पेयर करने वाले क्रोमोसोम हैं दे आर नोन एज बाईवैलेंट, और ये जो बाईवैलेंट होते हैं ये ऊपर से 1 2 3 4 क्रोमेटिड की तरफ दिखते हैं, और 4 क्रोमेटिड एक साथ दिखना, इट इज नोन एज टेट्राड। तो बाईवैलेंट टेट्राड दिखता है, और टेट्राड में ये दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। और कितने होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं? 2। तो 2 homologous chromosome and each with 2 chromatid is the answer। तो 176 का आंसर आई थिंक 4th होगा। बाकी हर जगह 4 शब्द लिखा हुआ है, वो नहीं होगा। 4 homologous क्रोमोसोम नहीं होंगे, 2 homologous क्रोमोसोम, और हर homologous क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, 1 2 1 2, तो टोटल हो गई 4 क्रोमेटिड। तो 176 का चौथा ऑप्शन। 176 के बाद आया 177। एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ, आपने सुना होगा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद सुना होगा ट्रैकिया। अब लैरिंग्स की ओपनिंग का नाम है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस को कवर करने वाले स्ट्रक्चर दीज आर नोन एज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस तो बोलते हैं ये किस कार्टिलेज के होते हैं? तो लर्न कर लो, इट इज इलास्टिक कार्टिलेज। ये इलास्टिक कार्टिलेज के होते हैं क्योंकि ये मूव करते रहते हैं इलास्टिसिटी की वजह से, एपिग्लॉटिस। 177 के बाद आया 178, इसे समझने की कोशिश करो। सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब। इसके बाद
ए लिखा है इन द ट्यूबुलर एपिथेलियम, वेयर एज द नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब, फिर बी लिखा हुआ है। इनमें से कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है, या दोनों एक्टिव है या दोनों पैसिव है, ये देखना है। तो इसका आंसर ये है कि बेटा ग्लूकोज और अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन करेंगे। नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब बाय पैसिव, क्योंकि हमें बेटा इसे निकालना है, तो नाइट्रोजन बेस जनरली पैसिव एब्जॉर्प्शन करके निकल जाएंगे। तो 178 का पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव। आगे बढ़ जाओ 179 ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, द एंजाइम दैट कैटलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने वाले एंजाइम का नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। और पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज प्रोकैरियोट में, याद रखना प्रोकैरियोट में होता है 23S rRNA। इसी को हम लोग राइबोजाइम का नाम देते हैं। और ये राइबोजाइम चूंकि राइबोसोम का पार्ट है, और राइबोसोम की दो यूनिट है, एक लार्जर और एक स्मॉलर, तो 23S इज प्रेजेंट इन लार्जर यूनिट, इट इज प्रेजेंट इन लार्जर यूनिट। तो आपके सामने है लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम इज द आंसर। 179 यस, इसका आंसर होगा लार्जर सब यूनिट। फिर से सुन लो, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज नाम के एंजाइम की जरूरत है। इस तरीके के एंजाइम का काम प्रोकैरियोट में 23S rRNA करते हैं। इन्हीं 23S rRNA को हम लोग राइबोजाइम नाम का एंजाइम बोलते हैं, द एंजाइम विच आर नॉट प्रोटीन। और ये राइबोसोम लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में पाए जाते हैं। 179 के बाद आया 180। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप इन द ऑफस्प्रिंग व्हेन देयर इज अ क्रॉस बिटवीन AB ब्लड ग्रुप। आइए AB ब्लड ग्रुप का होगा IAIB, मदर एंड हेट्रोजाइगस B ब्लड ग्रुप। हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप का B का मतलब IB एंड स्मॉल i। तो ये है मदर और ये है फादर। गैमेट बनाइए, जल्दी से गैमेट बनाइए। ये वाले गैमेट में IA आएगा, IB आएगा, ये वाले गैमेट में IB और स्मॉल i आएगा। बताइए IAIB, ओके ये पॉसिबल है। IA स्मॉल i, ओके, IB ओके, और IB स्मॉल i। अब सुनो, ये ब्लड ग्रुप है AB बन सकता है, ये ब्लड ग्रुप है A बन सकता है, ये दोनों ब्लड ग्रुप हैं B बन सकता है। पूछे व्हाट विल द एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप इन द ऑफस्प्रिंग व्हेन देयर इज अ क्रॉस बिटवीन AB ब्लड ग्रुप मदर एंड हेट्रोजाइगस B ब्लड ग्रुप फादर। तो बोलते हैं कौन क्या बन सकता है। ओके, तो 25% AB ब्लड ग्रुप, तो 4 में से 1 AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। 25% A ब्लड ग्रुप्स, ये भी सही है, 4 में से 1 A ब्लड ग्रुप, और 50% B ग्रुप, ये भी B, ये भी B, तो ये भी B, ये भी B, ये 25, ये 25, टोटल हो गया 50। तो पहला ऑप्शन सही है, 25% AB, 25% A, और B कितना परसेंट हो गया 50। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 180 का आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, 180 के बाद आएगा 181। विच एंजाइम आर यूज्ड टू ब्रेक सेल टू रिलीज DNA। कोई भी एंजाइम, लाइसोजाइम बैक्टीरिया में सेल वॉल को तोड़ता है, सेलुलेज बेटा प्लांट में सेल वॉल को तोड़ता है, काइटिनेज फंजाई में तोड़ता है। तो बेटा सेल को तोड़ना है अलग अलग जगह पर, तो ऑल ऑफ दीज आंसर लगेगा। 181 का आंसर जो होगा इट इज ऑल ऑफ दीज। लाइसोजाइम में सेल तोड़ने, लाइसोजाइम बैक्टीरिया में तोड़ता है, सेलुलेज प्लांट में तोड़ता है, काइटिनेज फंजाई में तोड़ता है। इस तरीके से ऑल ऑफ दीज। 182 आया, विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलाइडोगाइन इनकग्निसिया। आपको मालूम है टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट की रूट में इन्फेक्शन हो रहा है मेलाइडोगाइन इनकग्निसिया का, जिसको हम लोग RNA इंटरफेरेंस के द्वारा ट्रीट करते हैं, RNAi। तो इट इज अ रूट ऑप्शन। और यू नो दैट दिस इज अ नीट क्वेश्चन, ये ऑल इंडिया नीट में भी आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 182, तो 182 का आंसर हो गया बेटा सेकेंड, दैट इज रूट। 182 के बाद आया 183 से। देखिए, द नॉर्मल हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट इज मेंटेन बाय। ये तो SA नोड है, SA नोड इज नोन एज पेस मेकर, पेस बनाने वाला, यानी हार्ट कितनी तेजी से चलेगा ये SA नोड डिसाइड करेगा, एंड दैट्स व्हाई SA नोड इज आल्सो नोन एज पेस मेकर। 183 का आंसर होगा SA नोड। आगे बढ़ जाओ,
184 रीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ, सुनो पहले जब नर्व है तो नर्व में निगेटिव चार्ज अंदर है, पॉजिटिव चार्ज बाहर है, तो जो अंदर का चार्ज है ये लगभग -70 मिली वोल्ट है। ऐसी सेल को हम लोग पोलराइज्ड सेल बोलते हैं, पोलराइज्ड। ओके, फिर क्या होगा, सेल में अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा सोडियम की वजह से, बाहर निगेटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज लगभग +45 मिली वोल्ट का होगा, इसे हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड। और डीपोलराइज में फिर से बेटा अंदर की तरफ निगेटिव आ जाए, बाहर की तरफ पॉजिटिव आ जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं रीपोलराइज्ड। तो पहले जब सेल कुछ नहीं कर रही है तो पोलराइज्ड है, जब उससे एक्शन पोटेंशियल यानी नर्व से मेटा स्टिमुलस निकल गया तो डीपोलराइज्ड है, निकलने लगा तो डीपोलराइज्ड हो, जब निकल गया तो वापस से वो पोलराइज स्टेट में आ रही, दैट इज नोन एज रीपोलराइज्ड। तो बोलते हैं व्हाट इज द रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन एक्चुअली क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर साइड, पॉजिटिव चार्ज आउटर साइड एंड निगेटिव चार्ज ऑन द इनर साइड, निगेटिव साइड इनर साइड आ जाए, दैट इज नोन एज रीपोलराइजेशन। सिंपल है, आगे बढ़ जाओ। 184 के बाद आया 185, कॉमन करेक्टर बिटवीन फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म एंड अर्थ वॉर्म। देखो फ्लैट वॉर्म प्लेटी हेलमिंथीस, राउंड वॉर्म एस्के हेलमिंथीस और अर्थ वॉर्म इज एनालिडा। अब इनमें कॉमन क्या है, क्या सारे पैरासाइट है? नहीं, एनालिडा पैरासाइट नहीं है। एसिलोमेट सारे नहीं है, फ्लैट वॉर्म एसिलोमेट है, राउंड वॉर्म स्यूडोसिलोमेट है, अर्थ वॉर्म ट्रूसिलोम है, तो ये भी नहीं है। सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सही है, और सारे के सारे स्यूडोसिलोमेट नहीं है। सो बोला जाता है ऑल वॉर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑल वॉर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इससे मिलता जुलता मैंने एक क्वेश्चन 10 का दम में भी बनाया था कि ऑल वॉर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें से कौन सा वॉर्म है जो स्यूडोसिलोमेट है? इट इज राउंड वॉर्म। कौन सा वॉर्म है जो एसिलोमेट है? इट इज फ्लैट वॉर्म। बाकी अर्थ वॉर्म इज अ ट्रूसिलोमेट। ओके, 185 हो गया। 185 करते ही तुमने सेक्शन ए कर लिया ज़ूलॉजी का। अब सेक्शन बी आता है जिसमें 15 में से 10 क्वेश्चन करने। आप लोग 15 देखिए। इन पी प्लांट इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन इज ड्यू टू, याद रखना कैपिटल बी लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन बनाता था, स्मॉल बी स्मॉल साइज बेटा स्टार्च ग्रेन बनाता था, कैपिटल बी इंटरमीडिएट साइज का बेटा स्टार्च ग्रेन बनाता था। और मैंने बताया था इस तरीके से इनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस है 1:2:1। तो 1:2:1 ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बेटा रेशियो होता है और ये स्टार्च के लिए जरूरी है। तो पी प्लांट द इंटरमीडिएट साइड ऑफ स्टार्च ग्रेन इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो 186 का जो आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। 187 क्वेश्चन आया, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम। देखो ये रहा वेक्टर, इस वेक्टर में एक फॉरेन जीन लाए और उस फॉरेन जीन को यहां जोड़ने लगे। जोड़ने के लिए तुम्हें डीएनए को डीएनए से जोड़ना पड़ेगा और ये काम लाइगेज नाम के एंजाइम करते हैं। सो लिंकिंग, कटिंग इज ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये कटिंग के लिए, लेकिन अगर लिंकिंग करनी है तो डीएनए लाइगेज है। सो आंसर विल बी द सेकेंड। 187 का आंसर जो होगा वो सेकेंड होगा। ये आप लोग कर लीजिए क्योंकि डीएनए लाइगेज लिंक करेंगे और कट करना होता तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता। 187 के बाद 188 आया, एज रिलेटेड डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। बोन पतली हो जाने लगी, अगर बोन पतली होने लगी तो इसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। औरतों में ज्यादा होती है जब मीनोपॉज हो जाता है, और मीनोपॉज कब होता है? जब मीनोपॉज होने की वजह से उनमें एस्ट्रोजन कम होने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। 188 ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब पोर हो जाना। पोर मतलब ऐसी कि जिसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा हो। ओके, 188 का चौथा। नाउ 189 आया, इसे देखो, डॉर्सल लेटरल वेंट्रल स्क्लेराइट ऑफ द थोरेसिक सेगमेंट ऑफ द कॉकरोच आर। ओके, ये आपको सीधे क्वेश्चन आया है, इसे सही ढंग से देखना पड़ेगा। ओके,
याद रखना, मान लो मैं कॉकरोच हूं, तो एक प्लेट यहां वेंट्रल साइड में लगी, एक डॉर्सल साइड में लगी और एक लेटरल साइड में लगी। तो जो डॉर्सल साइड की है इसे बोलते हैं टरगाइड, टरगाइड। जो वेंट्रल साइड की वो स्टर्नम साइड की है, इसलिए बोलेंगे स्टर्नाइड, और इन जो लेटरल साइड की है उसे बोलेंगे प्लूराइड। सो डॉर्सल इज टरगाइड, लेटरल इज प्लूराइड, वेंट्रल इज स्टर्नाइड। तो आप देखिए टरगाइड, प्लूराइड, स्टर्नाइड कहाँ है, टरगाइड, प्लूराइड, स्टर्नाइड, ये रहा थर्ड ऑप्शन में। तो 189 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ जाइए, 190 आया। इस क्वेश्चन को देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड गिव द आंसर। इन जॉन्डिस द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आई टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। सही है। पीलिया में क्या हो जाता है, लीवर गड़बड़ होता है जिसकी वजह से आंखें और नाखून पीले होने लगते हैं, स्किन पीले होने लगती है। इन कॉन्स्टिपेशन फीसेस आर रिटेन विद द रेक्टम एंड द बाउल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। बाउल मूवमेंट बहुत कम हो जाते हैं, तो आप एर से इरेगुलर बोलोगे, एकदम सही है। बाउल मूवमेंट कम होने की वजह से फीकल मैटर डिस्चार्ज नहीं हो रहा। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। अगर बहुत ज्यादा बाउल मूवमेंट होने लगे और बार बार पॉटी जाना पड़े तो हम कहेंगे भैया हमें डायरिया हो गया। ये भी सही है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। तो बोल रहे हैं कि कौन कौन सही है, तो ए बी सी इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 190 का चौथा ऑप्शन सही। 190 के बाद आया 191, स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के पोस्टीरियर पोल का मान लीजिए ये रही आपका लेंस वगैरह और कॉर्निया वगैरह, इनका पोस्टीरियर पोल। फोटो रिसेप्टर सेल आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन। उस रीजन में बेटा फोटो रिसेप्टर सेल ही नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि यहां से नर्व निकल रही है। इस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। इट इज कॉल्ड एज। तो यहां पर कोई भी पिक्चर नहीं बनेगी तो इस स्पॉट को बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। जहां पर इस इमेज ही ना बने दैट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। तो 191 का पहला ऑप्शन इज ब्लाइंड स्पॉट। देर इज नो फोटो रिसेप्टर, जहां पर कोई फोटो रिसेप्टर ना हो, नॉट प्रेजेंट, वो स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट होगा, क्योंकि वहां इमेज ही नहीं बनेगी। 191 के बाद आया 192। इसे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन वो इवोल्यूशन होते हैं जो साथ साथ होते हैं, एक साथ होते हैं। तो वोल्फ एंड टस्मेनियन वोल्फ, जितने भी मार्सुपियल्स हैं, मार्सुपियल्स के इवोल्यूशन दे आर नोन एज पैरेलल इवोल्यूशन। तो वोल्फ एंड टस्मेनियन वोल्फ आप ऑप्शन लगा लीजिए। आगे बढ़ जाइए, 192 के बाद 193 आया। इसे देखिए और जवाब दीजिए। मैच लिस्ट 1 and 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। ओके, तो 193 को आप लोग ध्यान से देखिएगा। A is 2, स्टिंगरे इज कॉन्ड्रेक्थिस। B is 3, एलिगेटर इज रेप्टिलिया। ओके, C is 1, इक्थायोफिस इज एम्फीबिया। और D is 4, डोलियोलम इज ट्यूनिकेटा। तो ऑस्टिक्थिस में कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए सेकंड ऑप्शन A is 2, B is 3, C is 1 and D is 4, ये ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। बाकी सही है। 193 के बाद आया 194। इसे देखिए, द हार्मोन गोज टू द एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। अच्छा, बोलते हैं ये रहा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ओके, ये रही एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब सुनना, हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट बेटा नर्व आती हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आती हैं और दो हार्मोन निकालती हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH, वैसोप्रेसिन। लेकिन हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन निकलते हैं और पोर्टल सर्कुलेशन में जाते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन में जाते हैं, और वो जाते हैं एंटीरियर में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का कनेक्शन पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा है, पोस्टीरियर का डायरेक्ट होता है। तो हार्मोन गोज टू एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। ऑक्सीटोसिन हो नहीं सकता, वैसोप्रोसिन हो नहीं सकता, तो केवल GnRH हो सकता है जो हाइपोथैलेमस से निकलकर एंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है। तो ओनली A विल बी द आंसर, दिस इज फोर्थ। तो 194 का आंसर हो गया भाई फोर्थ। ओनली C, ओनली C,
आंसर होगा ओनली सी, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन, ओनली सी। GnRH ही ऐसा हो सकता है जो पोर्टल सर्कुलेशन से आ सकता है। थैंक यू। 194 के बाद आया 195 और बोला कि भैया अरेंज करना है आपको द इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो पहले होगा फर्स्ट सेक्रीशन ऑफ FSH, फिर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल। तो 1, 3, 5, 4, 2 ये वाला ऑप्शन देख लीजिए। पहले सेक्रीशन ऑफ FSH, फिर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis, फिर आया आपका सडन इंक्रीज इन लेवल ऑफ FH, फिर आया ओव्यूलेशन और ओव्यूलेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। 155 के बाद आया 195 का 96 आइसोटोप यूज बाय हार्से एंड चेज। तो बताओ प्रोटीन को रेडियो एक्टिव करने के लिए उन्होंने क्या लिया था, सल्फर 35, और डीएनए को रेडियो एक्टिव करने के लिए उन्होंने लिया था फास्फोरस 32। तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव बाई सल्फर 35, डीएनए को लिया फास्फोरस 32। तो 196 क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट फास्फोरस 32 एंड सल्फर 35। 196 के बाद आया 197 विच इज करेक्ट मैच। इनमें से मैच कौन सा सही है? डायरेक्ट आंसर है क्राई 1AC कॉटन बॉल वॉर्म के लिए होती है। क्राई 1OD इट इज कॉर्न बोरर के लिए होती है, तो नहीं होगी। क्राई 1AC कॉर्न बोरर के लिए नहीं होती है। क्राई 2AB बेटा कॉटन बॉल वॉर्म के लिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत, केवल यही सही। 197 के बाद आया 198 विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर वुमेन दैट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट। यानी विच मेथड कैन यूज फॉर वुमेन दैट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम। ओवम का मतलब है ओव्यूलेशन रोकना है, ओव्यूलेशन नहीं रोकना है। ऐसा कौन सा प्रोसेस जिसमें ओव्यूलेशन हो सकता है? जो ओव्यूल विच मेथड कैन बी यूज फॉर वुमेन दैट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम। एक वुमन है जिसका यूट्रस सही है, जिसकी सर्विक्स भी सही है, जिसके फेलोपियन भी ट्यूब भी सही है, ओके, जिसके ओवरी से ओवम नहीं निकल रहा। अगर ओवम नहीं निकल रहा तो फेलोपियन ट्यूब में ओवम नहीं पहुंच रहा, क्योंकि ओवम निकल ही नहीं रहा। तो बोलते हैं ऐसी औरत को जिसके पास फेलोपियन ट्यूब सही है, यूट्रस ट्यूब सही है, सर्विक्स सही है, सब कुछ सही है, इसके लिए सबसे सुटेबल क्या है? सबसे सुटेबल ये है कि ओवम अगर नहीं बन रहा है तो हम ओवम बाहर से दे दें, ओवम उसके फेलोपियन ट्यूब में डायरेक्ट डाल दें, और वो ओवम उसके फेलोपियन ट्यूब में डालना इट इज नोन एज गिफ्ट गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ये सबसे बढ़िया मेथड है, क्योंकि स्पर्म आ ही जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा। तो 198 का फोर्थ ऑप्शन मिले द करेक्ट। IUI इंसीमिनेशन के लिए होता है, वो करना नहीं है। ICSI बेटा फर्टिलाइजेशन करना होता है, इन विट्रो वो करना नहीं है। IUD की जरूरत है नहीं, तो गिफ्ट इज द बेस्ट आंसर। आगे बढ़ जाइए। 199 RNA पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब। याद रखना है RNA पॉलीमरेज यूकैरियोट में 3 प्रकार के होते हैं। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाला बनाता है rRNA, सेकेंड वाला mRNA, थर्ड वाला tRNA। और rRNA टोटल 3 प्रकार के होते हैं यूकैरियोट में, 28S, 18S और 5.8S, तीनों rRNA। तो ऑल ऑफ द rRNA इज फॉर्म बाय RNA पॉलीमरेज फर्स्ट। तो इसका आंसर जो होगा बेटा ऑल ऑफ द अबव होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर ऑफ दिस पेपर, it is food is one of the basic requirement of the all living organism, the major component of our food। हमारे फूड के मेजर कंपोनेंट 3 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। दिस इज द बेस्ट आंसर। सो थैंक यू वेरी मच, दिस वाज योर पेपर। एंजॉय द रेस्ट ऑफ द टाइम एंड कीप स्टडिंग। अच्छे से पढ़ते रहिए, पेपर देते रहिए। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।